नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नागर विमानन संबंधी दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर। और खेलों में मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागर विमानन से संबंधित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने के साथ यह सम्मेलन एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाएगा। यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच मौजूदा सहयोग की भावना को उजागर करता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है और हवाई अड्डों की संख्या 10 वर्ष में 74 से बढ़कर 157 हो गई है। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान जैसी सरकार की योजना ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी हवाई संपर्क सुनिश्चित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कल नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उद्घाटन किया। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। श्री नायडू ने इस बात पर बल दिया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी देना, मौसम मिशन योजना और 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग के हो, उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु संबंधी जानकारी में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए मिशन मौसम योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन मौसम से देश में मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे अत्यधिक सटीकता से मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को भी मंजूरी दी है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम पर कुल 70,125 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 62,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन सड़कों से 25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके अंतर्गत 40 करोड़ श्रम दिवसों के लिए रोजगार सृजन भी होगा। भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित कर रही है। इस अवसर पर वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 2024 का भी आयोजन कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी। एक रिपोर्ट। जोधपुर का आसमान भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम से गूंज रहा है। वायुसेना के विमान दुनिया के सामने अपनी आसमानी ताकत का परिचय पेश कर रहे हैं। वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचायक तरंग शक्ति 2024 भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास का पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था। ये युद्धाभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। इसमें भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को शामिल करना भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में स्वदेशी निर्माण क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आईडेक्स का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने वाली वैश्विक वायु सेनाओं के निर्णयकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के समक्ष भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने रोहताश जांगड़ा को सिरसा विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि कुंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से और सतीश फागना एनआईटी फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से और चंद्रमोहन पंचकुला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने निर्मल सिंह को अंबाला सिटी से और रामनिवास रारा को हिसार विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा के लिए अपनी चौथी सूची की घोषणा कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने सोनीपत से देवेंद्र गौतम, गुड़गांव से निशांत आनंद को मैदान में उतारा है। राजकोर गिल अंबाला कैंटोनमेंट सीट के उम्मीदवार और करनाल सीट से सुनील बिंदल पार्टी के उम्मीदवार हैं। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में कथित भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की भ्रामक और आधारहीन बातें कर रहे हैं वे बेहद शर्मनाक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत में सिख समुदाय पर राहुल का ये बयान पूरी तरह से निराधार है। उनका ये दावा भी पूरी तरह से गलत है कि एनडीए सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। भारत चीन सीमा विवाद पर उनके दावों को रक्षा मंत्री ने भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सरकार हाल की बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कल एलुरू जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कुलेरू, उप्पितेरू और तम्मिलेरू क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रति एकड़ फसल के नुकसान के लिए 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने की भी घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी 3 देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जिनेवा में विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इन संगठनों से भारत सक्रियता से जुड़ा हुआ है। जिनेवा बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ठिकाना है। श्री जयशंकर दोनों देशों के बीच निकटतम साझेदारी की समीक्षा करने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे।
और द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशेंगे। इससे पहले कल डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शुभकामनाओं से उन्हें अवगत कराया। डॉक्टर जयशंकर 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में जर्मनी में थे। फलस्तीनी आतंकी गुट हमास ने युद्ध विराम समझौते के अमेरिका के प्रस्ताव को बिना किसी नई शर्तों के लागू करने की इच्छा जताई है। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ दोहा में बैठक के दौरान हमास प्रतिनिधिमंडल ने गजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता लागू करने की दिशा में लचीला रुख प्रदर्शित किया। हमास ने कहा है कि उन्होंने गजा पट्टी से इजरायली सेना के पूर्ण वापसी की मांग की है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सुझाव दिया था कि इजराइल 6 सप्ताह के लिए गलियारे से हट सकता है ताकि बंधकों को इजराइल की सुरक्षा से समझौता किए बिना मुक्त किया जा सके। दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह पूर्वी सागर की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 1 जुलाई के बाद उत्तर कोरिया की ओर से ये अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अलर्ट जारी किया था, जिसमें संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण की बात कही गई थी। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज कप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में खेले गए फाइनल में मेघालय के मेंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराया। मणिपुर के 44 सालों में पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है और इतिहास में तीसरी बार सुब्रतो कप जीता है। सुब्रतो कप एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट में से एक है। परंपरा से जुड़े इस टूर्नामेंट का लक्ष्य देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती भागों में अगले 4 दिन के लिए बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह मध्य भारत, कोंकण, गोवा और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बारिश के कारण आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में यातायात भी प्रभावित हुआ। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री बोले, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अमर उजाला की सुर्खी है, दुनिया की हर डिवाइस में लगी हो भारत की चिप, यही सपना। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अगले साल तैयार हो जाएगा भारत का अपना 4G ढांचा, वर्ष 2025 के मध्य तक इसे किया जाएगा स्थापित। स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। इस साल ला नीना के कारण पड़ सकती है अधिक ठंड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेताया। अल नीनो के प्रबल होने की संभावना 0। जनसत्ता ने ये खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। 90% भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए खर्च करने को तैयार, HSBC क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट से मिली जानकारी। दैनिक भास्कर की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व पहली ही बहस में भारी पड़ी भारतवंशी कमला हैरिस, रक्षात्मक हुए ट्रंप। अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। 2023 में आयोजित हुए वनडे विश्व कप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाए 4 चांद, 11,638 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। राजस्थान पत्रिका ने ये खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नागर विमानन संबंधी दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे तथा अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के स्विट्जरलैंड यात्रा पर।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।